Hello everyone, welcome to Startup Academy. So let's continue with our new lecture, and today we shall be discussing about the creative writing that includes your composition, your paragraph writing and your essay writing. ठीक है, तो for today आज क्या है कि creative writing तीन types की होती हैं, out of which one is descriptive, narrative and argumentative. तीन टाइप की आपको चॉइसेस मिल जाएंगी. जरूरी नहीं है कि सारी डिस्क्रिप्टिव हो या नरेटिव हो या फिर आर्ग्यूमेंटेटिव हो. देखना पड़ेगा कि कौन सा कैसा होता है. नाउ वी नीड टू डिसाइड कि डिस्क्रिप्टिव कैसी दिखती है, नरेटिव कैसी दिखती है या आर्ग्यूमेंटेटिव कैसी दिखती है. सपोजिटली दे गिव यू द टॉपिक्स लाइक दिस: शुड स्कूल बैन फोन्स, या फिर इज यूनिवर्सल बेसिक इनकम नेसेसरी. कुछ क्वेश्चन पूछने वाले होते हैं जैसे कि ऐसा होना चाहिए था कि नहीं, या फिर जो ये सब हो रहा है ये होना चाहिए था कि नहीं. आपसे जो लॉजिकली पूछेंगे वो पूछ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जितने भी अभी वर्डिक्ट्स आए हैं आप उनसे कितना सहमत हो. तो अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, दे ऑल बिलोंग टू आर्ग्यूमेंटेटिव. ठीक है, तो सॉरी, तो दैट यू विल हैव टू डिसाइड कि वेदर द कॉम्पोजिशन जो आप चूज करने वाले हो, बिकॉज ऑब्वियसली चॉइस आती है तो आपको चूज करना है विच यू विल बी प्रेफरिंग टू राइट. अगर आर्ग्यूमेंटेटिव लिखना है तो ऐसे कुछ आपको देखने को मिलेगा. वेराज अगर आपको नरेटिव लिखना है, नरेटिव में कैसे कैसे एग्जांपल आएंगे, जैसे कि द इवेंट दैट मेड दैट मोस्ट डिफाइंस यू हु यू आर टुडे, या फिर डिफिकल्ट डिसीजन यू मेड टू यू हैड टू मेक. अब ये हो गए नरेटिव वाले. सॉरी. नरेटिव वाले में क्या होता है, नरेटिव में आपको अपनी लाइफ से रिलेटेड चीजें बतानी पड़ेंगी. जैसे कि आपने बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी होंगी, इंग्लिश के अंदर भी बहुत सारी स्टोरीज आती हैं ऐसी. तो जैसे हिंदी के अंदर अगर आपने पढ़ी हो क्या निराश हुआ जाए, तो इस वाली स्टोरी के अंदर जो आपके राइटर हैं वो खुद को अपनी सिचुएशन पूरी डिटेल के अंदर सबको बताते हैं. तो अगर आपने ये वाली स्टोरी पढ़ी है तो आपको पता होगा नरेटिव एसेज या फिर नरेटिव कॉम्पोजिशंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं और उनके टॉपिक्स कैसे होते हैं. कि कोई भी ऐसा इवेंट जो आपको वेल डिफाइन कर सके, या फिर कोई भी ऐसा इवेंट या फिर डिसीजन जो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली आपको लेना पड़ा हो, तो उसके रिलेटेड आप चीजों को लिख सकते हो. नाउ अगर हम बात करें डिस्क्रिप्टिव की, डिस्क्रिप्टिव होते हैं जिसके अंदर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है. जैसे कि कोई सीनरी हो गई या फिर कोई जगह हो गई, उसके बारे में आपको बता सकते हैं. आपका घर हो गया, रूम हो गया, या फिर कोई बर्थडे प्रेजेंट आपको मिला है वो हो गया, क्वाइट नाइट स्काई हो गया, या फिर बिजी सिटी स्ट्रीट. तो ये सब जो टॉपिक्स आएंगे, ऐसे टॉपिक्स को आप बोलोगे डिस्क्रिप्टिव. आई होप डिस्क्रिप्टिव, नरेटिव और आर्ग्यूमेंटेटिव के अंदर आपको तीनों चीजें समझ में आ गई कि डिस्क्रिप्टिव कैसा होता है, नरेटिव कैसा होता है, आर्ग्यूमेंटेटिव कैसा होता है. नाउ अब आपको चीज क्या डिसाइड करनी है व्हाइल राइटिंग एन एसे और पैराग्राफ और कॉम्पोजिशन. तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा क्या कि आपकी जो स्किल राइटिंग, अच्छी वाली राइटिंग है, वो डिस्क्रिप्टिव में है, नरेटिव में है या आर्ग्यूमेंटेटिव में है. आगे चल के आई विल टेल यू कि क्रिएटिव राइटिंग के कैसे कैसे पार्ट्स होते हैं, कैसे कैसे उसको डिफाइन करना पड़ता है. पर ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा वेदर यू आर गुड एट राइटिंग डिस्क्रिप्टिव एसेज, नरेटिव वन और आर्ग्यूमेंटेटिव वर्ड्स. अगर हम बात करें क्रिएटिव राइटिंग की, तो हमारे पास जो क्रिएटिव राइटिंग होती है दैट कंसिस्ट ऑफ फ्यू थिंग्स. लाइक से क्रिएटिव राइटिंग वी हैव, और इस क्रिएटिव राइटिंग में जो पहला पार्ट होगा वो आपका होगा इंट्रोडक्शन. मतलब आपको इंट्रोड्यूस कराना है अपने टॉपिक को जो भी आपने चूज किया है, और उस इंट्रोडक्शन के अंदर आप बताओगे कि क्या क्या आप इंक्लूड करने वाले हो. ठीक है, अभी बात करेंगे आगे. देन इज योर पैराग्राफ्स. ठीक है, और फिर उसके बाद आता है आपका कंक्लूजन. ठीक है जी, तो ये तीन पार्ट से ही आपका जो एसे है या कॉम्पोजिशन है या पैराग्राफ राइटिंग है वो इन तीन पार्ट से बनेगा. ठीक है, अब वहां पे वर्ड लिमिट ऑलरेडी आपको प्रोवाइडेड होगी, या फिर जो आपकी शीट होगी वहां पर देयर विल बी अ ब्लैंक स्पेस कि कितने के अंदर आपको लिखना है. तो उसी के रिलेटेड आप ये तीनों चीजें प्रेफर करोगे कि कैसे लिखनी है, कब लिखनी है, कहाँ लिखनी है. नाउ मूविंग ऑन टू द फर्स्ट पार्ट, लेट्स से दिस क्रिएटिव राइटिंग कैसे लिखते हैं. जो मेन पर्पस होता है राइटिंग का वो होता है कि आप रीडर को इंटैक्ट करे रखो, रीडर को बताओ कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है, या फिर जो भी टॉपिक आपने लिया है आप उसी से रिलेटेड चीजों को आगे पीछे घुमाना है और कुछ नहीं करना. जैसे कि आपको इफेक्टिवली
अपने टॉपिक को बताना पड़ेगा। अब इफेक्टिवली टॉपिक कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हो आप, इंट्रोडक्शन टॉपिक का अच्छा होना चाहिए, देन योर कंक्लूजन शुड बी नाइस वन। सपोजिटली आपने ऐसे लिखा, ठीक है, ऑन फर्स्ट पेज यू रोट एन इंट्रोडक्शन, on another page you have written few more things including paragraphs, and on the last page there's an say conclusion. अब चेकर के पास इतना टाइम तो है नहीं कि वो आपकी एक लाइन पढ़ेगा, तो वो क्या पढ़ेगा, वो इंट्रोडक्शन पढ़ लेगा आपका। इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद ऊपर ऊपर से नजरें फिलहाल इधर, और फिर पहुंचेंगे सीधा कहाँ, कंक्लूजन की तरफ। अगर कंक्लूजन बेहतर से बेहतर लिख दिया है और इंट्रोडक्शन में दिल जीत लिया है, तो अपने मार्क्स एक्सपेक्ट करना ऑलमोस्ट फुल। ठीक है जी, तो यही बता रहे हैं कि क्रिएटिव राइटिंग कैसे लिख सकते हो, और अच्छा इंप्रेशन जमाने के लिए आपको ये 3 चीजें जो है वो इंक्लूड करनी पड़ेंगी। सॉरी, एक्सक्यूज मी फॉर माय वॉइस। नाउ वी आर ऑन द इंट्रोडक्शन पार्ट। अब इंट्रोडक्शन क्या कहता है, देखो इंट्रोडक्शन जब भी आप लोगे तो इंट्रोडक्शन जो है वो बेसिक पार्ट होगा आपका, जहां से आपका इंप्रेशन पढ़ना शुरू होगा। सॉरी, इंट्रोडक्शन पार्ट जब आप शुरू करोगे तो उसके लिए क्या होता है कि इंट्रोडक्शन के अंदर आपको अपना बताना है कि हमने ये टॉपिक चूज किया है, ठीक है, इसके अंदर हम ये चीजें इंक्लूड करने वाले हैं इन वेरी ब्रीफ, बहुत ही ज्यादा ब्रीफ, क्योंकि पैराग्राफ आगे होंगे तो पैराग्राफ के अंदर आपको चीजें इंक्लूड करनी पड़ेंगी। तो इंट्रोडक्शन के अंदर वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन यू विल बी गिविंग टू ऑल द टॉपिक्स। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द डिस्क्रिप्टिव, सॉरी यहाँ से पढ़ लेते हैं, द नरेटिव एसे को The narrative essay could begin with sudden startling revelation. अब मैंने बताया था आपके 3 टाइप्स ऑफ एसे होते हैं, नरेटिव होते हैं, डिस्क्रिप्टिव होते हैं, एंड द अदर वन इज आर्गुमेंटेटिव। ठीक है, तो अगर आपने नरेटिव चूज किया है, नरेटिव चूज किया है तो मतलब आपको कैसे बताना पड़ेगा, स्टार्टलिंग रिविलेशन करना पड़ेगा। जैसे कि अचानक से उसने मुझे पीछे से धक्का मार दिया, रीडर बहुत ज्यादा इच्छुक हो जाएगा जानने के लिए कि किसने किसको धक्का मार दिया, कहाँ धक्का मार दिया, चोट तो नहीं लग गई, लाइक दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स। अगर आप चीजें इंक्लूड करोगे तो अच्छा लगेगा, मतलब कह सकते हो जो रीडर है वो इंटैक्ट रहेगा टू रीड योर मैटर और कंटेंट। ठीक है, जिसकी वजह से रीडर्स की जो अटेंशन होगी वो एकदम से आप कैप्चर कर पाओगे। नाउ द आर्गुमेंटेटिव, अब ये आ गया आर्गुमेंटेटिव पर। ओ गॉड, आर्गुमेंटेटिव ऐसे क्या कहता है, आर्गुमेंटेटिव ऐसे कहता है कि आप या तो एनेक्डोट से बिगिन कर सकते हो या फिर कोई प्रोवर्ब से बिगिन कर सकते हो। आर्गुमेंटेटिव में मैंने बताया था कि आपसे सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट्स के बारे में पूछा जाएगा, ड्यू टू विच आप कोई भी कह लो कि आपने प्रोवर्ब यूज कर लिया, जो फ्रेजेस हमने यूज किए थे उसमें से कोई एक आधा यूज कर लिया, या फिर आप कह सकते हो कि आपने थोड़े बहुत कोट्स याद कर लिए हैं। ठीक है, जनरल कोट्स याद करने, सारे कोट आप याद नहीं कर सकते, देयर आर सो मेनी कोट्स, जनरल कोट्स आपको याद करने, और जनरल कोट्स याद करने के बाद एक आपने शुरू में चिपका देना और एक आपने कंक्लूजन के टाइम पर चिपका देना। सिर्फ 2 कोट से आपका काम बन जाएगा। किस एसे के लिए याद रखना, आर्गुमेंटेटिव एसे के लिए, और किसी एसे पर ये कोट्स नहीं चिपके जाएंगे, वरना आपका कह सकते हैं इंप्रेशन थोड़ा सा ऊपर नीचे बढ़ सकता है। देन वी हैव इज डिस्क्रिप्टिव एसे। अगर हम डिस्क्रिप्टिव एसे की बात करते हैं तो डिस्क्रिप्टिव एसे में आपको क्या चाहिए रहेगा, might begin by giving relevant details। अब जैसे मैंने बताया था कि बिजी स्ट्रीट के बारे में आपको लिखना है, तो बिजी स्ट्रीट से रिलेटेड आप थोड़ी रेलेवेंट डिटेल्स दोगे, देन यू विल बी स्टार्टिंग। तो समझ में आया तीनों के स्टार्टिंग पोर्शन कैसे होंगे, तीनों का इंट्रोडक्शन हमने कवर कर लिए हैं जैसा कि आप देख सकते हो। नाउ अब एक एग्जांपल देख लेते हैं कि दो ऐसे हैं, दोनों की स्टार्टिंग पोर्शंस यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब देखते हैं कि कौन सा अच्छा लग रहा है, हम खुद डिसाइड करेंगे। सपोजिटली वी आर द चेकर्स एंड नाउ वी शैल बी डिसाइडिंग कि कौन सा देखने में अच्छा लग रहा है। देखो, कोई ऐसे है जिसकी शुरुआत एक जने ने ऐसे की है एंड द अदर पर्सन हैव स्टार्टेड इट लाइक दिस। ठीक है, तो अगर पहले वाला पढ़ते हैं तो इट सेज देयर आर many different kinds of mountain, big ones, small ones, steep ones, sloping ones, cold ones, hot ones। सबको पता है कितने टाइप्स ऑफ माउंटेन्स होते हैं, हमें बुक थोड़ी लिखनी है, वी डोंट हैव टू राइट, या फिर हमें चैप्टर थोड़ी समझाना है किसी को, देयर आर दीज, तो देयर इज, लाइक दैट, वंस अपॉन अ टाइम, जो ऐसी ऐसी चीजें होती हैं उन सबको आपको क्या करना है, ओमिट, नहीं लिखनी है सब। आपको शुरुआत कैसे करनी है, I shall never climb another mountain as long as I live।
अनदर माउंटेन एज लॉन्ग एज आई लिव, मतलब इसके बाद मैं कोई माउंटेन क्लाइंब नहीं करूंगा। अब ये जो स्टेटमेंट पढ़ी, इसके बाद वी आर गेटिंग इन्वॉल्व इन द डिस्क्रिप्शन, मतलब वी आर हैविंग सर्टन सॉर्ट ऑफ क्यूरियोसिटी टू रीड आउट कि हुआ क्या है ऐसा जो रीडर जो राइटर है वो दोबारा माउंटेन ही नहीं क्लाइंब करना चाह रहा। यहाँ पर तो हमें दिख रहा है कितने माउंटेन्स है, तो वी स्किप एंड मूव ऑन द नेक्स्ट लाइन कि हाँ ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, वी डोंट नॉट रिक्वायर सच इन्फॉर्मेशन, बट फॉर दिस दिस इज दैट आई शैल नेवर क्लाइंब अनदर माउंटेन एज लॉन्ग एज आई लिव। मतलब माउंटेन पर ऐसा क्या हो गया है, या फिर कौन सा माउंटेन ऐसा क्लाइंब कर लिया है, हमें भी जाकर देखना चाहिए हुआ क्या था, लाइक दैट। ये स्टोरी प्रिडिक्शन के काम आ रहा है ना, तो आप उसी से रिलेटेड चीजों को आगे बढ़ा सकते हो। देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, सेकंड वाला जो एग्जांपल है बहुत ज्यादा डायरेक्ट है, चीजें थोड़े शब्दों में डायरेक्टली आपको बता दी गई हैं, तो बस आपको कैसे करना है, बिगिन कैसे करना है, हमने एग्जांपल्स देखे कि कौन सा अच्छा लग रहा है देखने में, कौन सा नहीं लग रहा। तो आपको इस स्लाइड से क्या समझना है, अगर आप इंट्रोडक्शन की बात करते हो, इंट्रोडक्शन के अंदर नरेटिव की बात करते हो, तो नरेटिव में या तो सडन स्टार्टलिंग रेवलेशन होना चाहिए, जैसे कि ये था, यहाँ पर एकदम सडन रेवलेशन था किस चीज का, मैं अगली बार से ऐसे माउंटेन पर नहीं जाऊंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। ठीक है, एक तो ये था, इससे समझ में आ रहा है कि क्या हुआ अचानक से ऐसा। ठीक है, तो हम इंटैक्ट हो गए टू द कंटेंट, फर्दर कमिंग कंटेंट। और दूसरा वाला क्या कहता है, दूसरा वाला कहता है आर्गुमेंटेटिव। आर्गुमेंटेटिव में मैंने बताया कि हमें किस पर ध्यान रखना चाहिए, हमें कोट्स पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कोट्स जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या पता कोई प्रोवर्ब हमारा ऐसा बन जाए जो हम याद करके गए हो और वो आर्गुमेंटेटिव वाले से मिल रहा हो, है ना, ये हो सकता है। डिस्क्रिप्टिव में भी आपको रेलेवेंट डिटेल्स बतानी है और फिर शुरुआत कर देनी है। अब हमारा इंट्रोडक्शन पोर्शन जो था वो खत्म हो गया। नाउ बात करते हैं अगर हम अपने पैराग्राफ की, तो वी हैव पैराग्राफ लाइक, वेयर इज इट, ओके। जो दूसरा पार्ट है, मैंने बताया पैराग्राफ होता है आपके लिए। दूसरे पार्ट पैराग्राफ में आपको क्या करना है, पैराग्राफ में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन जो हमने इंट्रोडक्शन के दी थी, अब हम उन्हें एक्सपैंड करके इलेबोरेट करके नाउ वी विल बी फ्रेमिंग द पैराग्राफ्स। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो पैराग्राफ में कितने मैक्सिमम टू मैक्सिमम पैराग्राफ लिखने हैं, सिर्फ 4 से 5, ना कम ना ज्यादा, ओनली बिटवीन 4 to 5 पैराग्राफ्स आप लिख दो, काफी है, काम चल जाएगा। अब पैराग्राफ लिखने कैसे हैं, 4 से 5 पैराग्राफ में होना क्या क्या चाहिए। पहले देखो पैराग्राफ होता क्या है, पैराग्राफ आपके कंट्रोल आइडियाज को बताएगा, जो आपका मोटो है, जो आपने सिनेरियो प्लान किया है, या फिर आपकी जो प्लानिंग है थ्रू आउट, दैट विल बी रिवील्ड इन योर पैराग्राफ्स। ठीक है, तो बस यही बता रहा है आपके आइडियाज कैसे हैं, एक्सप्रेशंस कैसे हैं पैराग्राफ के अंदर। नाउ अब आपने लिखने कितने हैं, 4 से 5 पैराग्राफ आपको लिखने हैं। ईच पैरा कंसिस्ट ऑफ मटेरियल ऑफ वन टॉपिक। सपोजिडली आपने कोई एक टॉपिक चूज किया है, से बिजी स्ट्रीट। ठीक है, बिजी स्ट्रीट मुझे बता सकते हो कि कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है, वेदर इट इज डिस्क्रिप्टिव, नरेटिव और इट इज आर्ग्यूमेंटेटिव। ऑब्वियसली दिख रहा है डिस्क्रिप्टिव है, तो डिस्क्रिप्टिव के अंदर पहले तो आपको इंट्रोडक्शन के अंदर आपने क्या करना है, रिविलेशन करना है, किस चीज का, ऑफ डिटेल्स का। ठीक है, अब हम बढ़े किसकी तरफ, नाउ वी विल प्रोसीड टू पैराग्राफ। पैराग्राफ में हमें क्या करना है, हर एक पैराग्राफ जो है वो एक टॉपिक को कंसिडर करेगा। जैसे कि बिजी स्ट्रीट के अंदर बहुत सारे आपको पैराग्राफ बनाने हैं, सपोजिडली 4 से 5 पैराग्राफ आपको बनाने हैं। एक पैराग्राफ हो गया आपका इंट्रो का, दिस रेफर्स टू इंट्रो। अब जो बाकी बचे हुए पैराग्राफ है उसके अंदर आप क्या दोगे, पहले पैराग्राफ के अंदर आप दे सकते हो कि कौन सी ऐसी स्ट्रीट थी जो आपको सच में बिजी दिखाई दी। ठीक है, तो आप एक्चुअल प्लेस मेंशन कर सकते हो जिसकी भी आप बात कर रहे हो, फिर आपने वहां पर क्या ऑब्जर्व किया, उस ऑब्जर्वेशन से आपका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, तो आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि फायदेमंद है, या तो बून हो सकता है वो, या फिर बेन हो सकता है, ये आप मेंशन कर सकते हो। द नेक्स्ट पैराग्राफ शैल इंक्लूड कि अकॉर्डिंग टू यू कैसा होना चाहिए था और व्हाट यू वर एक्सपेक्टिंग, तो आप अपनी एक्सपेक्टेशन बता सकते हो इन द नेक्स्ट पैराग्राफ।
and after the expectation you can write the people's review. फिर आप लिख सकते हो लोगों के रिव्यू, लोगों के ख्याल क्या होंगे कि अगर ऐसी चीजें मिल रही हैं, आपने लोगों से बात करी तो आपने क्या देखा। ये जो डिस्क्रिप्शन था यहाँ पर एक्चुअल थिंकिंग में, इसके अंदर आप बताओगे मटेरियलिस्टिक थिंग्स, ठीक है। मटेरियलिस्टिक थिंग्स कैसे कि वहां तो एक पोल था, स्ट्रीट लैम्प्स थे, पीपल वर गोइंग हियर एंड देयर, सो मेनी शॉप्स वर देयर फिल्ड विद सो मेनी थिंग्स, गॉर्जियस लिटिल प्रिटी आइटम्स, पीपल वर बाइंग दोस थिंग्स एंड लोग इधर उधर जा रहे थे, किसी को किसी से मतलब नहीं था, लाइक सच सॉर्ट ऑफ थिंग्स आप यहाँ पर, और लोग इधर उधर जा रहे थे, यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो। तो लाइक दिस यू कैन फ्रेम द पैराग्राफ्स ऑल्सो। जब आप फ्रेमिंग कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है हर पैराग्राफ हर एक टॉपिक को लेके चल रहा है। अब क्योंकि हर एक टॉपिक हर एक पैराग्राफ लेके चल रहा है तो उससे क्या हुआ कि आपका जो लिंक है बिटवीन द पैराग्राफ्स वो खत्म नहीं होना चाहिए। ये जो सीक्वेंस मैंने लिखा है ये सीक्वेंस ऐसा है कि इफ यू आर राइटिंग अ पैराग्राफ तो अपर वन इज टोटली लिंक्ड विद द लोअर वन। ऐसा नहीं है कि पहले आपने लिख दिया मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के बारे में कि ऐसा ऐसा दिख रहा था, फिर आपने सीधा लिख दिया कि चलो ठीक है हम तो वापस आ गए थे, अरे मुझे याद आया कि हाँ हाँ मैंने ये भी देखा था तो आई विल बी फ्रेमिंग इट इन दैट अनदर पैराग्राफ। नहीं, यू टेक 5 to 10 minutes in order to analyze how you will be framing, और उसके बाद you can just divide your paragraphs so as to maintain the linking। ठीक है, लिंकिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नाउ जरूरी नहीं है कि हर पैराग्राफ की लेंथ जो है वो डिफाइन होगी, नहीं, कोई पैराग्राफ में 5 से 7 लाइन्स में आ रहा है तो कोई आपका 12 से 11 लाइन्स में आ रहा है, ऐसा हो सकता है। जरूरी थोड़ी है कि आपके पीपल के रिव्यू जो है वो बहुत सारे हैं, लार्ज अमाउंट में, नहीं, आपके जो इम्प्लीमेंटेशन वाले हैं वो बहुत कम है, नहीं, है ना। तो ऊपर नीचे चीजें वेरी कर सकती हैं, पर लेंथ जो है वो रीजनेबल होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी ने किसी के पैराग्राफ में 2-3 पेजेस भर दिए और लास्ट वाला जो कंक्लूजन था उसके लिए सिर्फ 1-2 लाइन बची, ये पेजेस हो गए और ये लाइन्स हो गई। ऐसा नहीं करना, ठीक है। कंसिडरेबल लेंथ होनी चाहिए, वेरिएबल होगी तो ठीक है बट कंसिडरेबल इट शुड बी। अब जब भी आप पैराग्राफ शुरू करोगे तो आपको 1 इंच का मार्जिन छोड़ के चलना है। जैसे छोटी क्लासेस में होता था, वी यूज्ड टू लीव द 2 finger spaces and then we used to begin, तो मार्जिन छोड़कर चलोगे तो दैट विल बी मोर इम्पैक्टफुल, ताकि पता चल जाए कि हाँ यू आर चेंजिंग द पैराग्राफ, इट मीन समथिंग न्यू इज कमिंग इन योर पैराग्राफ और सम न्यू टॉपिक हैज स्टार्टेड। ठीक है, तो पैराग्राफ समझ में आया, इंट्रोडक्शन समझ में आया। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द एक्चुअल पार्ट, दैट इज द कंक्लूजन पार्ट। सो फॉर कंक्लूजन वी हैव दिस, ओके, 2 minutes break, then I shall continue again. ओके, कमिंग टू द कंक्लूजन पार्ट। अब कंक्लूजन होता है अंत वाला पोर्शन। अब जब आपको सब चीजें आपने लिख डाली हैं, बस थोड़ी थोड़ी चीजें जैसे आपने इंट्रो में लिखा था, थोड़ा थोड़ा ब्रीफ इंट्रो दिया था, वैसे वैसे अब आप उन्हें कंक्लूड करना शुरू कर दोगे। पैराग्राफ के अंदर इट हैज टू बी लिंक, तो वहां कंक्लूड नहीं करना, कंक्लूजन के लिए वी हैव अनदर पैराग्राफ, तो आप उसी के अंदर कंक्लूड करोगे। अब कंक्लूजन कैसे करना है, देखो ये होता है आपका क्लोजिंग पैराग्राफ। ठीक है जी, समझ में आ गया, क्लोजिंग पैराग्राफ होता है। आगे बढ़ेंगे, क्लोजिंग पैराग्राफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जितना कि आपका इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है उतना ही आपका क्लोजिंग पैराग्राफ भी जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इससे पता चलेगा कि व्हाट सॉर्ट ऑफ वर्क यू हैव प्रेजेंटेड।
अब सपोजिटली आप लैब में काम कर रहे हो, आफ्टर वर्किंग फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, ठीक है, बट आफ्टर यू लेफ्ट द लैब, लैब वॉज क्वाइट डर्टी, या फिर आप किचन के अंदर भी काम कर रहे हो, खाना बड़ा अच्छे से बना लिया, यू हैव प्रेजेंटेड इट इन फ्रंट, बट आफ्टरवर्ड्स जो बचा हुआ पोर्शन था, जब किचन के अंदर जाके देखा तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, व्हेन योर किचन विल बी डर्टी। तो वैसा काम नहीं करना है, क्योंकि ये इक्वली इंपॉर्टेंट होता है एज योर सर्विंग और इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो बहुत सारे एसेज जो हैं वो खराब हो जाते हैं अगर आपने पूरा ट्रेल तो मेंशन किया है, बट उस ट्रेल के बाद आपने जो कंक्लूजन था दैट यू हैव डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली। तो ऐसा आपको नहीं करना। तो आपको क्या करना है, एग्जामिनर्स complain from time to time that essays have been ended as if candidates had suddenly disappeared before they had time to complete their work. Avoid such extremes in your concluding paragraph. क्या होता है कि आपने ऐसे लिख दिया, पैराग्राफ्स लिख दिए, लास्ट में यू आर नॉट राइटिंग अ कंक्लूजन, तो ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ से स्टोरी खत्म थी। शुरू तो ठीक है, शुरू अच्छी कर दी आपने, स्टोरी खत्म कहाँ हुई पता ही नहीं चला। ऐसा लग रहा है जैसे जो राइटर था दैट हैज डिसअपियर्ड। जैसे आजकल सीरीज आती हैं कि आधे के अंदर आपको छोड़ देते हैं तो गुस्सा आता है ना, तो वैसे ही एग्जामिनर को भी गुस्सा आएगा। कब? जब आप कंक्लूजन मेंशन नहीं करोगे तब, ठीक है। तो कंक्लूजन मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। अब देखो, various endings suggest themselves as suitable particular types of essays. Particular types of essays किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? narrative, argumentative and your descriptive, ठीक है। अब देखो तीनों टाइप के जो एस्से उनसे कैसे होगा। अगर आपका कोई आर्गुमेंटेटिव एस्से है, ठीक है, तो बेस्ट कंक्लूजन क्या हो सकता है? या तो शॉर्ट समरी बना लो पॉइंट्स की, या फिर मैंने बताया था आप प्रोवर्ब्स भी लिखकर छोड़ सकते हो। थोड़ा तो कंक्लूजन में पहले आप लास्ट में प्रोवर्ब लिखोगे और बीच में आप लिखोगे मेन पॉइंट्स, ठीक है। जो आप पैराग्राफ में हाईलाइट नहीं कर पाए वो आप कहाँ हाईलाइट करोगे? कंक्लूजन में हाईलाइट कर दोगे। जस्ट अ ब्रीफ इंट्रो, ठीक है, ऑफ द एंडिंग पॉइंट्स। इंट्रो में था स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पर है एंडिंग पॉइंट्स का। या तो आप ये कर दोगे किसके लिए? आर्गुमेंटेटिव एस्से के लिए। वहीं अगर आप बात आती है आपकी और else with final telling point will clinch your argument, अगर ऐसा नहीं करते हो तो कुछ ऐसा कर दो कि जिससे जो आर्ग्यूमेंट आप दे रहे हो कि whether you are with the statement or you are against the statement, ठीक है, तो लास्ट में कुछ ऐसा बता दो जो डायरेक्ट साफ पता चल रहा है कि हाँ ये विद है या फिर ये अगेंस्ट है, ठीक है। तो लाइक दैट यू कैन मेंशन। अब आती है दूसरे टाइप ऑफ एस्से, यानी कि हमारे नरेटिव एस्से। नरेटिव एस्से क्या कहते हैं? नरेटिव एस्से कहते हैं कि सस्पेंस वाली एंडिंग छोड़ दो। सस्पेंस वाली एंडिंग कैसे छोड़ेंगे? नरेटिव वाले एस्से के एग्जांपल पे चलते पहले। जैसे कि आपका था हियर, जैसे मैं इसका ले लेती हूँ एग्जांपल। इसमें क्या हुआ, क्या निराश हुआ जाए में जो नरेटर था उसने बोला कि अभी भी यहाँ पर जो एंडिंग थी वो होप पर थी, ठीक है, कि हमें होप नहीं खोना चाहिए कि पूरी दुनिया ही बहुत ही ज्यादा गलत है। नो, वी शुड बी होपफुल कि हम आगे अच्छे अच्छे लोगों को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमें खुद अच्छा बनना पड़ेगा, ठीक है। तो आप खुद अच्छा इंसान बनो, तब जाकर के आपको अच्छे इंसान मिलेंगे। दैट वाज द होपफुल एंडिंग। आप यहाँ पर कर सकते हो क्या, जो आपने डिसीजन लिया था उससे आप सेटिस्फाइड हो या फिर बहुत कितनी डिफिकल्टी हुई वो तो आप पैरा में एक्सप्लेन कर दोगे। वेदर यू आर सेटिस्फाइड और जिसके लिए लिया था वो काम बना कि नहीं बना, that could be your conclusion in this one, ठीक है। coming back to our slide, ठीक है, हमने पढ़ लिया, ये था आपके लिए आर्गुमेंटेटिव का, नरेटिव का हमने पढ़ लिया। अब चलते हैं डिस्क्रिप्टिव वाले पर। डिस्क्रिप्टिव वाला कहता है कि इफेक्टिवली एंड करना चाहिए जनरल इंप्रेशन ऑफ वेरियस डिटेल्स गिवन इन द बॉडी ऑफ एसे। कंक्लूजन में क्या करना है, आपने पैराग्राफ में जो लिखा उसी को शॉर्ट में उसके ही एंटोनियम्स या सिनोनियम्स यूज करके कंक्लूड कर दो। सिंपल। ये किसके लिए है? ये है आपका डिस्क्रिप्टिव के लिए। उसमें जो आपने पैराग्राफ में चीजें इंक्लूड करी उसका ही शॉर्ट वर्जन आपको लेना है। शॉर्ट वर्जन में आपको क्या यूज करना है? उसके सिनोनिम्स यूज कर लेना या एंटोनियम्स यूज कर लेना, एंड देन यू कैन, दिस इज हाउ यू कैन कंक्लूड योर विच एसे, योर डिस्क्रिप्टिव एसे, ठीक है। फाइनल लुक इनटू फ्यूचर इज सुटेबल वे ऑफ कंक्लूडिंग रिफ्लेक्टिव एसेस। जैसे कि क्या निराश हुआ जाए में होपफुलनेस दिखा रहा था, तो वैसे ही आप भी कुछ अच्छा सा होप से रिलेटेड कुछ लिख सकते हो ताकि आपका जो इंप्रेशन है वो
अच्छा पढ़े, ठीक है। तो उससे रिलेटेड आप बता सकते हो। देन दे से दैट दिस पर्टिकुलर मेथड कैन बी यूज्ड एज एन एंडिंग टू मेनी कॉम्पोजिशन, स्पेशली इफ इट इज डन इन अ थॉटफुल मैनर। ये जो थॉटफुल मैनर है ये कब आएगी, जब आप 5 to 6 मिनट्स का एनालिसिस करोगे। नाउ यू विल बी लाइक कि एनालिसिस हम करेंगे 5 से 6 मिनट का, तो बाकी पेपर कब करेंगे? देखो, वाइल राइटिंग ये 5 to 6 मिनट्स टर्न हो जाते हैं आपके 10 to 20 मिनट्स में, है ना। सपोजिटली आपने 5 से 6 मिनट शुरू में नहीं दिए, तो आपको बीच में लगाने पड़ेंगे 10 to 20 मिनट्स। वेर एज अगर आपने शुरू में 5 से 6 मिनट दिए तो ये तो सेव हो गए ना यार, है ना। तो यही करना है, क्या 5 से 6 मिनट का एनालिसिस दो। यू डिवाइड योर, आप अपना अच्छे से प्लान प्रिपेयर करो। प्लान को इंट्रो में, पैरा में और कंक्लूजन में डिवाइड करो एंड देन यू स्टार्ट। तो ये देखना 10 to 20 मिनट जो आपके होंगे दैट विल बी covered in these 5 to 6 minutes. So like this you can frame a good essay that will help you to score almost full marks. Why almost full marks? Why not full marks? Full marks नहीं मिलते हैं, जो लिटरेचर टाइप ऑफ थिंग्स होती हैं उन पर फुल मार्क्स देना बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपके पॉइंट ऑफ व्यू को रीडर एग्जैक्ट समझ जाए तो दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो उसके लिए थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग के मार्क्स काट लिए जाते हैं, अदरवाइज आपको ऑलमोस्ट फुल मार्क्स मिलेंगे while writing composition, paragraph and essays. तो like this you can frame a good essay और अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो। तो इसी के साथ I shall bring another lecture on Pressy and then we shall move on forward. Thank you for watching. Okay.